हाँ तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और इस वीडियो में हम फिलहाल बात करेंगे कर्नाट वंश के बारे में और ये हमारा टॉपिक नंबर 11 है। उम्मीद करता हूँ कि इससे पहले कि आपने बाकी के सभी टॉपिक्स को ज़रूर चेकआउट कर लिया है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से सारा वीडियो आप ज़रूर देखा करो। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न ये है कि बिहार के कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान कौन था। तो देखिए, स्टार्टिंग तो हम जानते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कर्नाट वंश के जो शासक थे हरि सिंह देव, ये अंतिम शासक के रूप में माने जाते हैं, अंतिम शासक थे ये। तो इनको परास्त किसने किया था, पराजय किसने किया, सुल्तान कौन था। तो करेक्ट आंसर होगा गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी को यहाँ पे टिक करेंगे। साथ ही साथ मैंने एक्सप्लेनेशन भी कर रखा है कि बिहार के कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह देव को दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने वर्ष 324 में पराजित किया था। हरि सिंह देव पराजित होने के बाद नेपाल की ओर भाग गए थे। गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल अभियान के दौरान कर्नाट राज्य पर आक्रमण किया था। तो ये चीज़ याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। और इस सीरीज़ का खास बात यही है कि इसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कलेक्ट किया जाता है, तो रेगुलर बेसिस पे बने रहिए। कर्नाट वंश का उदय कब हुआ था। तो कर्नाट वंश का उदय माना जाता है 1097 ईस्वी में, ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। अच्छे से समझते हैं, बिहार के मिथिला यानी तिरहुत क्षेत्र में कर्नाट वंश की स्थापना 1097 ईस्वी में हुई थी। इस वंश के संस्थापक नान्यदेव को माना जाता है, जिन्होंने सिमरौनगढ़ में अपनी राजधानी बनाया था। तो ये याद रखेंगे, सिमरौनगढ़। कर्नाट वंश के शासनकाल को मिथिला का स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, राइट। इस वंश का अंत जो होता है वो 2324 ईस्वी में, जब सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने इसमें अंतिम शासक हरि सिंह देव को पराजित किया था, जैसा कि हमने ऊपर में देखा है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। कर्नाट वंश की राजधानी कहाँ थी। तो इसका राइट आंसर तो आप आराम से गेस कर ही सकते हो। और जैसा कि गाइज मैंने आप लोगों को बताया कि बिहार दरोगा के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारे एप्लीकेशन पर 599 का एक बैच स्टार्ट हुआ है, जिसमें बहुत ही सारी चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएगी। टेलीग्राम पर आपको जोड़ा जाएगा, जिसमें आपको होमवर्क डेली बेसिस पर प्रोवाइड कराया जाएगा, टेस्ट लिया जाएगा, क्यूज होगा, फुल मॉक टेस्ट होगा, सब कुछ एवरीथिंग मैंने कल की वीडियो में आपको बताया। अगर आप और अधिक जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर एक आपको पिक्चर दिख रहा है, आप इस पर सारी चीज़ें दी गई है, कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया, आप हमसे मैसेज करके भी समझ सकते हो, या फिर वीडियो के एंड में वो वीडियो आप देख लेना जिसमें मैंने बिहार एसआई के लिए आपको सब कुछ बताया हुआ है। तो सिमरौनगढ़ की जो सिमरौनगढ़ था वो यहाँ की राजधानी हुआ करता था। तो करेक्ट आंसर सी बनेगा। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था। तो देखिए, मैंने आपको ये चीज़ तो बताई दी ऊपर में कि कर्नाट वंश के संस्थापक के रूप में हम किसे जानते हैं, नान्यदेव। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, नान्यदेव। नान्यदेव के बाद कौन एक योग्य शासक बना। तो देखिए, नान्यदेव के बाद उसका ही पुत्र था जो कि शासक बने, जिनका नाम है गंगादेव। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। यहाँ पर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि उत्तराधिकारी के बारे में, जैसे कि देखिए, कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव के बाद उनके पुत्र गंगादेव एक योग्य शासक बने। गंगादेव ने करीब 1147 से लेकर के 1187 ईस्वी तक शासन किया। उनके शासनकाल को आमतौर पर शांतिपूर्ण माना जाता है, जिसमें उन्होंने आंतरिक प्रशासन सुधार किए, जैसे कि राजस्व संग्रह के लिए परगना प्रणाली की शुरुआत की। देखिए, यहाँ से एक प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि कर्नाट वंश के किस शासक के समय में जो कि राजस्व संग्रह के लिए एक नई प्रणाली परगना प्रणाली की स्टार्ट की गई थी। तो आपको याद रखना है कि गंगादेव। ठीक है, क्वेश्चन को कभी कभी चेंज किया जाता है, हमेशा एक चीज़ क्वेश्चन ना पूछ करके क्वेश्चन चेंज किया जा सकता है। तो इसलिए मैंने आपको यह बता दिया कि परगना प्रणाली जो है वो क्या था, राजस्व संग्रह के लिए एक प्रशासनिक सुधार इन्होंने किया था राजस्व संग्रह के लिए। तो ये स्टार्ट किया गया था गंगादेव के द्वारा। ठीक है, गंगादेव ने मिथिला में कर्नाट शासक को मजबूत किया और दरभंगा को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। तो ये भी पूछा जा सकता है कि किसने अपनी दूसरी राजधानी दरभंगा को बनाया था। तो ये आपका करेक्ट आंसर बनेगा गंगादेव ने, राइट। अब देखिए, शासक के क्रम की अगर हम बात करें, ये भी पूछा जा सकता है। तो शासक में सबसे पहले संस्थापक आएंगे नान्यदेव, उसके बाद इनका पुत्र गंगादेव जो कि योग्य उत्तराधिकारी बना, फिर नरसिंह देव, फिर राम सिंह देव, शक्ति सिंह देव आते हैं, हरि सिंह देव जो कि अंतिम शासक बनते हैं। तो ज़्यादातर जो प्रश्न पूछे जाते हैं नान्यदेव से पूछ जाएंगे, नरसिंह देव से पूछ जाएंगे और हरि सिंह देव से पूछ जाते हैं। लेकिन यहाँ से 2-3 जो पॉइंट मैंने आपको बताया ये इंपॉर्टेंट रहेगा, वीवीआई रहेगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि कर्नाट वंश के शासक काल को यानी शासनकाल को किस नाम से जाना जाता है। ऊपर में हमने बात किया था कि कर्नाट वंश के शासनकाल को मिथिला का स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं। मिथिला का स्वर्ण युग, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। कर्नाट वंश को और किस नाम से जाना जाता है।
तो इसे देव राजवंश के नाम से भी जानते हैं या फिर सिमरौन वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट है कि 1816 की जो सुगौली की जो संधि हुई थी, भारत और नेपाल की सीमा रेखा बनाई गई थी, यह क्षेत्र किस नाम से प्रसिद्ध था? सुगौली की संधि लॉर्ड हेस्टिंग्स आप जानते हैं, जिनका कार्यकाल 1813 से लेकर के 1823 तक था। तो ये चीज़ याद रखेंगे। और अगर हम बात करें कि यह क्षेत्र किस नाम से प्रसिद्ध था, तो राइट आंसर हो जाएगा मिथिला, ऑप्शन ए। देखिए यहाँ पे हम अच्छे से समझ पाएंगे कि 1816 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच एक सुगौली की संधि हुई थी। आंग्ल नेपाली युद्ध यानी गोरखा युद्ध को समाप्त किया गया और भारत यानी तत्कालिक ब्रिटिश भारत तथा नेपाल के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किया गया। इस संधि के परिणाम स्वरूप नेपाल को अपने नियंत्रण वाले क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ब्रिटिश भारत को सौंपना पड़ा। जिन क्षेत्रों को नेपाल का खोया उसमें कुमाऊं, गढ़वाल यानी पश्चिम में और सिक्किम पूरब के पहाड़ी क्षेत्र और तराई का एक बड़ा मैदान शामिल था। इतना कुछ याद नहीं रखना, सिंपल याद रखिए 1816 में जो कि ये आपका आंग्ल नेपाल युद्ध को समाप्त किया गया, सुगौली की संधि हुई थी, जो चीज़ मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट है कि नान्यदेव ने संभवतः सिमरौनगढ़ पर कब अपना वर्चस्व स्थापित किया था? तो स्टार्टिंग में हमने देखा कि नान्यदेव जो कि 1097 ईस्वी में जो यहाँ पर कह सकते हैं कि कर्नाट वंश की स्थापना करते हैं और उसके बाद इन्होंने सिमरौनगढ़ पर अपना वर्चस्व स्थापित किया था। तो यहाँ पे पढ़ पाएंगे कि कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव ने 1097 ईस्वी में सिमरौनगढ़ को अपनी राजधानी बनाया और इस क्षेत्र पर अपना वर्चस्व स्थापित किया था। मिथिला क्षेत्र में कर्नाट वंश की स्थापना की तिथि भी यही मानी जाती है। सिमरौनगढ़ में मिले एक शिलालेख के अनुसार नान्यदेव ने 10 जुलाई 1097 ईस्वी को शाक वर्ष यानी 1019 में शासन ग्रहण किया था। नान्यदेव ने लगभग 50 वर्षों तक मिथिला पर शासन किया। उनके शासनकाल को मिथिला का स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला सवाल आता है कि कर्नाट शासक नरसिंहदेव, जिसे हम लोग नरसिंह देव के नाम से भी जानते हैं, किस शासक ने हराया था? इनको किस शासक ने हराया था? तो राइट आंसर होगा बंगाल के शासक ने हराया था, ऑप्शन सी। बिहार और बंगाल पर किसने 1324 से 25 में अधिकार कर लिया? तो जब अंतिम जो शासक थे हरि सिंह देव को पराजित करने के बाद गयासुद्दीन तुगलक, यहाँ पे हम कह सकते हैं ऑप्शन बी राइट आंसर बन जाएगा। कर्नाट वंश के समाप्त होने के बाद मिथिला में किस वंश का शासन शुरू होता है? देखिए ये शायद पहले बार आप क्वेश्चन सुन रहे होंगे। कर्नाट वंश के बाद जो कि होता है ओइनवार वंश। ठीक है, ओइनवार वंश, यहाँ पे हम बी को टिक करेंगे। इसको समझते हैं अच्छे से। कर्नाट वंश का शासनकाल जो है 1324 में सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के आक्रमण और अंतिम शासक हरि सिंह देव के नेपाल पलायन के साथ समाप्त हो गया। ठीक है, इस उथल पुथल के बाद मिथिला क्षेत्र यानी तिरहुत में एक नए राजवंश का उदय होता है, जिसे हम लोग ओइनवार वंश के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे समझेंगे कि ओइनवार वंश की स्थापना लगभग 1325 ईस्वी में होती है। इसके संस्थापक कामेश्वर ठाकुर थे, जो एक मिथिला ब्राह्मण थे और कर्नाट राजाओं के मंत्री के वंशज थे। राइट, अब यहाँ पे ध्यान समझिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि इस वंश को सुगौना वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो हो सकता है कि कर्नाट वंश के बाद पूछे कि किस वंश ने स्टार्ट किया, तो ओइनवार वंश ना लिख करके सुगौना वंश लिखे। तो ध्यान में रखना है कि नाम से भी जाना जाता है। ओइनवार वंश शासकों ने दिल्ली सल्तनत यानी तुगलक शासकों की अधीनता स्वीकार करके एक करद राजा यानी टैक्स पेइंग जो कि किंग के रूप में मिथिला पर शासन करना स्टार्ट किया। ओइनवार वंश के शासकों ने मिथिला की संस्कृति और साहित्य को संरक्षण दिया। महान जो कवि जाना जाते हैं विद्यापति, जिनको हम जानते हैं बहुत ही फेमस है विद्यापति, इसी वंश के शासक शिव सिंह के आश्रय में थे। ठीक है, तो ये याद रहेगा कि विद्यापति से क्वेश्चन तो पूछा जाता है। तो उनका संबंध किस वंश से था? तो ओइनवार वंश के ही शासक के अधीन थे। क्लियर है भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या आता है, ध्यान दीजिए। अगला है कि नान्यदेव ने कर्नाट की जो राजधानी है कहाँ स्थापित की थी? कर्नाट वंश की राजधानी सिमरौनगढ़ में स्थापित किया, ऑप्शन बी। मिथिला का क्षेत्र पूरब में किस नदी से घिरा हुआ है? तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन कर देंगे तो दोनों क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं कि मिथिला की भौगोलिक जो सीमाएं हैं वो क्या है थी। पारंपरिक और ऐतिहासिक स्रोतों जैसे कि बृहद विष्णु पुराण और महाकवि चंदा झा की कविताओं के अनुसार देखा जाए तो प्राचीन मिथिला, जिसे तिरहुत या फिर विदेह भी कहा जाता था, की भौगोलिक सीमाएं की प्रमुख नदियां और हिमालय द्वारा निर्धारित की गई है। तो इसका आप यहाँ पे समझ पाएंगे कि दक्षिण में गंगा नदी था, इसके उत्तर में हिमालय की तलहटी थी, पूरब में महानदी या फिर कोसी नदी
और पश्चिम में गंडक नदी था, इसलिए गंगा नदी ने मिथिला क्षेत्र का हिमालय सीमा बनाई थी। यहाँ पे देखिए कहने का मतलब ये हुआ, इस प्रश्न को आप पढ़ोगे कि पूरब में किस नदी से घिरा हुआ था, तो कह सकते हैं पूरब में महानंदा नदी या फिर कोसी नदी ऑप्शन में है। लेकिन महानदी आपको महानंदा जो है इसको ध्यान रखना है, क्योंकि महानंदा सबसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर ये नहीं रहता तब फिर आप उसी को टिक कर सकते हो। इसके बाद अगर आप पूछे कि मिथिला क्षेत्र का दक्षिण में किस नदी से घिरा हुआ था, तो दक्षिण में तो यहाँ पे हम कहेंगे जो कि क्या होगा, ऑप्शन ए गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी। तो यहाँ पे आपने अच्छे से देख लिया, सब कुछ मैंने क्लियरली समझा दिया आपको। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि फ्रांसीसी प्राचीनविद जो कि सिलेन लेवी जो थे, सिल्वेन लेवी, इनके अनुसार नान्यदेव को किसकी मदद मिली थी? किसकी मदद मिली थी? वो कौन थे? तो विक्रमादित्य जो षष्ठम यानी विक्रमादित्य जो 6 थे, चालुक्य के राजा थे। यहाँ पे पढ़ेंगे सिल्वेन लेवी के अनुसार कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव ने संभवतः चालुक्य राजा विक्रमादित्य षष्ठम की सहायता से सिमरौनगढ़ पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो यहाँ पे है कि नान्यदेव मूल दक्षिण भारत में, देखिए नान्यदेव का मूल जो है दक्षिण भारत में माना जाता है और उन्हें कर्नाट कुलभूषण की उपाधि दी गई थी। ठीक है, कर्नाट कुलभूषण की उपाधि किस कर्नाट शासक को दिया जाता है? तो ये याद रखना आपको कि नान्यदेव को दिया जाता है, इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए अगला है कि नरसिंह देव का साम्राज्य तिरहुत से फैल करके किस क्षेत्र तक गया था? नरसिंह जो देव थे इनका साम्राज्य तिरहुत से फैल करके किस क्षेत्र तक था? दरभंगा तक, ऑप्शन सी। कर्नाट वंश का अंतिम शासक किसे माना जाता है? तो आपको पता चली गया होगा अब तक, हरि सिंह देव को अंतिम शासक। विद्यापति ने किस शासक के नाम पर, मतलब किस शासक के नाम पर कीर्तिलता नामक ग्रंथ की रचना की थी? देखिए कीर्तिलता जो ग्रंथ थे इनकी रचना है वो कीर्ति सिंह के नाम पर था, ऑप्शन डी। यहाँ पे हम समझेंगे कि महाकवि विद्यापति ने अपने आश्रयदाता ओइनवार वंश के शासक कीर्ति सिंह की प्रशंसा में कीर्तिलता नामक ग्रंथ की रचना की थी। यहाँ पे पढ़ेंगे कि कीर्तिलता एक ऐतिहासिक चरित्र काव्य है जिसकी रचना विद्यापति ने, यहाँ पे देखिए परवर्ती अपभ्रंश भाषा में किया था इन्होंने। कीर्तिलता नामक का अर्थ ही है कि यश की लता, जो कि राजा कीर्ति सिंह के यशगान को समर्पित करता है। अगला सवाल क्या बनता है कि विद्यापति का कीर्तिलता ग्रंथ आज कहाँ सुरक्षित है? आज कहाँ सुरक्षित है? तो नेपाल के राज्य पुस्तकालय में देखने को मिलेगा। प्रसिद्ध मैथिली कवि विद्यापति किसके दरबार में थे? देखिए मैथिली कवि विद्यापति किसके दरबार में थे? तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि दरभंगा नरेश कीर्ति सिंह और शिव सिंह के दरबार में ये थे, तो ऑप्शन सी बनेगा। मैथिली कोकिल के नाम से इनको जाना जाता है। विद्यापति को कई बार ये प्रश्न पूछा गया। इनका जन्म बिहार के मतलब जो बिहार में तो हुआ था कि किस जिले के गांव में हुआ था? तो दरभंगा के विस्फी गांव में, यहाँ पे याद रखिएगा विस्फी गांव में। अगला प्रश्न पे आते हैं। हरि सिंह देव के समय किस व्यवस्था का विकास हुआ था? हरि सिंह देव के समय में किस व्यवस्था का विकास हुआ? तो पंजी प्रबंध का विकास हुआ। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है पंजी प्रबंध। यहाँ पे पढ़ेंगे कि कर्नाट वंश के अंतिम और सबसे प्रसिद्ध शासक हरि सिंह देव के शासनकाल को मिथिला के इतिहास में सामाजिक सुधारों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। इन्होंने पंजी प्रबंध की व्यवस्था की और विकसित किया। अब ये व्यवस्था क्या था? देखिए यहाँ पे है कि पंजी प्रबंध एक विस्तृत वंशावली रिकॉर्ड प्रणाली थी, मतलब वंशावली को लिख करके सुरक्षित रखने की एक प्रणाली थी जिसके तहत मैथिली ब्राह्मणों और कर्ण कायस्थों की पीढ़ी दर पीढ़ी लिखी वंशावली को सावधानीपूर्वक संधारित किया जाता था। ठीक है, अब एक चीज़ और यहाँ पे देखिए कि इन्होंने अन्य सुधार भी किया था कि हरि सिंह देव ने मैथिल ब्राह्मणों के लिए 4 वर्ग जो कि प्रणाली भी शुरू की थी। तो हो सकता है ये प्रश्न आपसे पूछ ले कि किस कर्नाट वंश के शासक ने मैथिल ब्राह्मणों के लिए 4 वर्ग प्रणाली की शुरुआत की थी? तो वो आपको हरि सिंह देव याद रखना है, अंतिम शासक थे। ठीक है, अगला सवाल क्या है कि 1830 में कीर्तिलता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? मतलब बाद में, देखिए करीब 800 वर्षों के बाद की बात है कि कीर्तिलता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो कैलकटा बहादुर शाह ने किया था। ऑप्शन यहाँ पे हम सी को टिक करेंगे। कर्नाट वंश का अंत कब और किसके शासनकाल के दौरान हुआ था? तो इसके बारे में ऑलरेडी आपने ऊपर में देख लिया कि हमने देखा चालुक्य बोल रहा हूँ यहाँ पे, सॉरी, जो गयासुद्दीन तुगलक थे, तुगलक वंश के
शासक थे गयासुद्दीन तुगलक ने। इनके शासनकाल में 1325 ईस्वी में यानी 1324 में जो कि इन्होंने आक्रमण किया था, और 25 में जाकर के हम कह सकते हो कि यहाँ तक टोटल पूरी तरह से अंत माना जा सकता है कर्नाटक वंश का, कर्नाट वंश। कुल मिलाकर के देखा जाए तो इस वीडियो में इतने सारे प्रश्न थे, कर्नाट वंश से रिलेटेड सारी चीज़ें हमने कवर किया, और इसका नोट्स ऑलरेडी हमारे एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगा। अगर आपने कोर्स ज्वाइन कर रखा है बिहार से CGL 4 का, तो उसमें सारा नोट्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। कुल मिलाकर इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।